हम लोग पिछली वीडियो में देख रहे थे IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिडीज। ठीक है, वहाँ मैंने गलत बोल दिया था। एक्चुअली IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिडीज होता है एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड नहीं होता है। क्या होगा? एथेनोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जो IUPAC नेम है वो क्या होगा? एथेनोइक एसिड होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इस पे। फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट इज MCl2, फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। ठीक है, कह रहा है कि कोई एक एलिमेंट है M, उसके जो क्लोराइड का फॉर्मूला है वो है MCl2। क्या है? MCl2। कह रहा है इसी M का ऑक्साइड जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा MO2। Cl को हटा दो, O को लगा दो। तो जो एलिमेंट का क्लोराइड है उसका फार्मूला ये है, एलिमेंट का जो ऑक्साइड होगा उसका फार्मूला क्या होगा? MO2 होगा। क्या होगा? MO2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है फंक्शन ऑफ किडनी इज, किडनी का फंक्शन क्या होता है? सीधी सी बात है, किडनी का फंक्शन क्या रेस्पिरेशन होता है? सांस उसमें कहीं होता है? नहीं होता है। रिप्रोडक्शन में होता है? नहीं होता है। एक्सक्रीशन में होता है? बिल्कुल एक्सक्रीशन में होता है। ठीक है, क्योंकि किडनी क्या करती है, हमारे जो बॉडी का वेस्ट पार्ट है उसको बाहर करती है। ठीक, तो किडनी का फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन है। क्या है? एक्सक्रीशन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है बर्ड्स ऑन लीफ डेवलप इन, कह रहा है ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके लीफ से बर्ड्स निकलती हो, मतलब जिसके पत्तियों से कलियां खिलती हो। ठीक है, पिछले भी पेपर में हमने देखा था कि आया था, 24 में भी है, 23 में भी है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पौधा है? ब्रायोफाइलम। क्या है? पत्थर चट्टा इसको बोलते हैं, ब्रायोफाइलम। ठीक है, ब्रायोफाइलम एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों पे बर्ड्स डेवलप होती हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, कह रहा है जेनेटिक्स के फादर कौन है? ठीक है, जेनेटिक्स का फादर किसे माना जाता है? तो वो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, ध्यान रखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कह रहा है टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कनेक्टेड बाय, कह रहा है डीएनए के जो टू स्ट्रैंड्स होते हैं, जो डीएनए के दो धागे होते हैं, वो किससे कनेक्टेड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से, कोवैलेंट बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, कि हाइड्रोजन बॉन्ड से? इसका सही आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। डीएनए के दो स्ट्रैंड किससे कनेक्टेड होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ध्यान रखना है। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था? किडनी का फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन है। क्या है? एक्सक्रीशन है। ठीक है, किसी मेटल का क्लोराइड क्या है? MCl2 है, तो उसका ऑक्साइड क्या होगा? MO2 होगा। क्या होगा? MO2। IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या है? इथेनोइक एसिड। क्या है? इथेनोइक एसिड है। ठीक है, प्रोपेनल में उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO है। क्या है? CHO। प्रोपेनल, प्रोपेनल, प्रोपेन नहीं, प्रोपेनल में फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। ठीक है, इसमें अनसैचुरेटेड कौन है? मैंने बताया था डबल बॉन्ड वाले, कौन था? C2H4। ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। क्या है? अनसैचुरेटेड है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं इधर। फिर इसको क्वेश्चन आया, हमने क्या देखा था कि डीएनए के दो स्ट्रैंड किससे कनेक्टेड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। फिर कह रहा है कि रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ बडिंग अकर्स इन। ठीक है, कह रहा है किसमें बडिंग से जो है रिप्रोडक्शन होती है? तो हाइड्रा में। किसमें होती है? हाइड्रा में। तो रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ बडिंग, ठीक है, मुकुलन इसको बोलते हैं हिंदी में। मुकुलन के द्वारा किसमें रिप्रोडक्शन होता है? हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर कह रहा है एक्सपेरिमेंटल प्लांट ऑफ मेंडलवास, कह रहा है मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट के लिए प्लांट लिया था वो कौन सा प्लांट था? देखो, वो लिए थे पी का, लेकिन क्या वो स्वीट पी थी या गार्डन पी? गार्डन पी थी। क्या थी वो? गार्डन पी। ठीक है, तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट लिया था, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट लिया था, प्लांट कौन सा था? गार्डन पी। कौन सा था? गार्डन पी। ठीक है, मटर का पौधा था, गार्डन पी था। ठीक है, फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कह रहा है इसमें से कौन सा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? ठीक है, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, यूट्रस फीमेल का है, ठीक है, और ओविडक्ट फीमेल का है। लेकिन ये वैस्ट डिफरेंस याद बताया था ना मैंने, कि जो टेस्टीज होते हैं, नीचे जो अंडे होते हैं, वहाँ से जो पेनिस के मतलब कि पेनिस तक स्पर्म को ले जाते हैं, जो एक वो होती है, पाइप होती है छोटी सी, उसको हम क्या बोलते थे? वैस्ट डिफरेंस बोलते थे। ठीक है, तो वैस्ट डिफरेंस तो मेल में होता है, फीमेल में कहाँ होता है? तो आंसर क्या होगा? वैस्ट डिफरेंस। ठीक है, वैस्ट डिफरेंस आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़े से बड़े क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है, कहाँ गया? कह रहा है राइट एनी
टू डिफरेंसेस बिटवीन सॉरी पहले इसको देखो, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। एक एक आधे आधे नंबर का है तो छोटा छोटा लिखना है, ठीक है। आधे आधे नंबर का तो बस एक लाइन लिख के चलो आगे। क्या लिखा है, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड, बताता हूँ। ठीक, हम लोग यहाँ देखते हैं, डिफरेंस देखेंगे किसके बीच में, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। ठीक है, लिम्फ और ब्लड के बीच में टू डिफरेंस देखना है, आधे आधे नंबर के हैं तो केवल हम दो दो डिफरेंस ऐसे ही बनाएंगे। पहले ब्लड एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ लिम्फ लिखेंगे, बीच में लाइन खींचेंगे और ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम पहले देखते हैं ब्लड क्या है। ब्लड क्या है, एक कलरफुल रेडिश फ्लूइड है। ब्लड को देखा होगा, रेड कलर का होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब चिपचिपा लिक्विड। ठीक, तो ब्लड क्या है, एक कलरफुल रेडिश मतलब रेड कलर का फ्लूइड है। लेकिन लिम्फ क्या होता है, ये एक्चुअली कलरलेस फ्लूइड होता है, ये एकदम पानी जैसा लगता है। ठीक है, इसका कलर पानी जैसे होता है, तो ये क्या है, कलरलेस फ्लूइड है। ठीक, तो ब्लड क्या है, कलरफुल रेडिश फ्लूइड है, लिम्फ क्या है, कलरलेस फ्लूइड है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो ब्लड होता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वाटर का या किसी भी चीज़ का, उसका पार्ट है कौन, ब्लड। ठीक है, तो ब्लड किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। लेकिन जो लिम्फ होता है वो हम लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का। ठीक है, तो लिम्फ किसका पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का। ब्लड किसका है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, अच्छा ये ब्लड करता क्या है, ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है बॉडी में। किसको, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स बोले तो जो भी हम प्रोटीन खा रहे हैं, जो भी विटामिन्स खा रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। इनको एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है, ब्लड ले जाता है। पूरे बॉडी में ब्लड ही इसको लेके जाता है। हार्मोन्स को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसे समझो कि ब्लड क्या है, एक बस है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बैठे हैं, हार्मोन्स बैठे हैं, ऑक्सीजन बैठे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बैठे हैं, और बैठ के उसी बस से पूरे बॉडी में ट्रेवल कर रहे हैं। तो ब्लड क्या है, एक बस है जिसके अंदर ये लोग बैठ के पूरे बॉडी में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन लिम्फ क्या होता है, एक्चुअली लिम्फ जो है हमारे बॉडी के डिफेंस में हेल्प करता है। ठीक है, हमारी बॉडी की रक्षा करता है। ठीक है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इम्यून सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी भी बैक्टीरिया के, किसी भी वायरस के कांटेक्ट में जब आते हैं ना, तो हमारी बॉडी पहले खुद से उससे फाइट करने की कोशिश करती है, पहले खुद से लड़ने की कोशिश करती है। तो ये जो फाइट करने की कोशिश कर रहा है हमारे बॉडी में, उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। कहते नहीं है कोई जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, कहते हैं इसका इम्यून सिस्टम वीक है, मतलब इसकी बॉडी की जो वायरस वगैरह से लड़ने की कैपेसिटी वो कमज़ोर है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कौन बनाता है इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी में बाहर के बैक्टीरिया से, बाहर की बीमारियों से लड़ने के लिए कौन हेल्प करता है, वो है लिम्फ। तो लिम्फ क्या कर रहा है, बॉडी डिफेंस में हेल्प कर रहा है, और ये किसका पार्ट है, इम्यून सिस्टम का। ठीक है, अब देखो ब्लड में क्या होते हैं, ब्लड में कई सारी चीज़ें होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। ठीक है, लेकिन लिम्फ में क्या होता है, इसमें वाइट ब्लड सेल्स तो होंगी, प्लाज्मा होंगे, प्लेटलेट्स होंगे, बट आरबीसी नहीं होगी, रेड ब्लड सेल्स नहीं होती है। रेड ब्लड सेल ना होने के कारण ही इसका कलर जो है वो कलरलेस हो जाता है, इसका कोई कलर नहीं होता। और यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश कलर का हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा डिफरेंस, इसमें सारे आपको नहीं लिखने, केवल दो लिख देना। ठीक है, आधे आधे नंबर का है तो हम बहुत नहीं लिखेंगे, हमने ये बता दिया ताकि अगर 6 नंबर में आ जाए, 4 नंबर में आ जाए तो आप इसको उस तरीके से कर लेना। ठीक है, मैंने क्या बोला, ब्लड क्या है, एक कलरफुल रेडिश फ्लूइड है, जबकि लिम्फ क्या है, एक कलरलेस फ्लूइड है। ठीक है, ब्लड क्या है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, लेकिन लिम्फ क्या करता है, ये बॉडी के डिफेंस में हेल्प करता है, और ये इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट सब होते हैं, लेकिन लिम्फ में आरबीसी नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स ये सब पाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमने देखा था कि दो टाइप का होता है, अभी में हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आएगा तो बड़ा मैं उसमें समझा दूंगा। यहाँ शॉर्ट में पूछा था, आधे आधे नंबर का पूछा है, तो मतलब हमें दो डिफरेंस लिखने हैं। जब यहाँ पे प्लस लिखा हो ना, हाफ प्लस हाफ, तो समझ लेना कि 2 पॉइंट लिखने बस। ठीक है, तो कह रहा है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्चुअली जो बॉडी में हम न्यूट्रिएंट्स लिए हुए हैं ना, न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब सेल्स में पहुंच जाते हैं, सेल मतलब बॉडी की सेल्स में। ठीक है, बट वहाँ ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं पता है, जब हम रेसिपिरेट करके ऑक्सीजन लेते हैं
और वो ऑक्सीजन जाता है ब्लड के थ्रू सेल्स में, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और वो न्यूट्रिएंट्स आपस में मिलते हैं तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब न्यूट्रिएंट्स को यहाँ लिखता हूँ, जब सेल के अंदर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो हमने डाइजेशन से लिया है, ठीक है, वो और रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन आ रहा है, ये दोनों मिलते हैं तब एनर्जी मिलती है, तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो देखो, एरोबिक का मतलब होता है एयर वाला, मतलब ऑक्सीजन जहाँ प्रेजेंट हो। एरोबिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंस हो, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा? जहाँ पे ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो मैंने कहा कि एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब दिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में, ठीक है। जहाँ एरोबिक, जहाँ एयर, वहाँ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है, तो हमने क्या कहा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में लिखा दिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एनारोबिक में क्या होगा? जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो लिख दो इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज नॉट यूज्ड, नॉट प्रेजेंट, ठीक। अब देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या जो भी लिपिड, मतलब जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, वो कंप्लीटली ब्रोकन होता है, मतलब कंप्लीटली उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। पूरी तरीके से क्या हो जाता है? ब्रोक हो जाता है। तो मैंने कहा कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स मतलब न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन कंप्लीटली। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है, इनकम्प्लीटली होता है, ठीक है। कैसा होगा? ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होंगे, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? देखो, जब सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ब्रेक हो गए, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी मिल रही है, तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी या कम? भाई सारे के सारे सारे कोयले जल गए तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, कम कोयले जले रहेंगे तो कम एनर्जी मिलेगी। तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अगर ब्रेक हो गए तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसलिए बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। किसके कंपेयर में? एरोबिक रेस्पिरेशन के, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपेयर में बहुत ही कम एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होती है, ठीक है। समझ गए? हमने क्या बोला कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होती है। एरोबिक में क्या होता है? जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एनारोबिक में क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है। एरोबिक में चूंकि कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है, इसीलिए क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यहाँ क्या है? इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसीलिए कम एनर्जी रिलीज होगी। देखो, इसमें हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं, एक मिनट। इसमें हमने दो क्वेश्चन कर लिए। एक तो ये देखो, ये कहाँ गया? राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, और ये राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड नोड, ठीक है। अब इसमें हम चल रहे हैं, फंक्शन ऑफ हार्ट आप कर लेना, वेजिटेटिव प्रोडक्शन भी आप कर लोगे, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन दो दो नंबर के हैं। लिखा है कंबसन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। कंबसन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, देखो यहाँ पे हम क्या देखने चल रहे थे? कंबसन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, बस इतना ही लिखना है, कुछ और नहीं, ठीक है। कंबसन का मतलब होता है जब भी किसी चीज़ की हम रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा देते हैं तो उसको बोलते हैं कंबसन। कंबसन मतलब क्या होता है? जलना। कोई चीज़ कब जल सकती है? जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी। कोई चीज़ कब जल सकती है? जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। तो कंबसन रिएक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो, ठीक है। कंबसन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कि ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन करवा दो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जिससे कार्बन और हाइड्रोजन हो। क्या हो? कार्बन और हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है, या ऐसा केमिकल फार्मूला दिखा हो जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हो, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो अगर कह रहा है कंबसन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इतना दिया है, तो होता क्या है? हम ऐसे लिखेंगे, जब किसी हाइड्रोकार्बन को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, भाई किसी भी चीज़ को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ही निकलेगी। किसी भी चीज़ को जलाओगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का मतलब कि तुम इसको जला रहे हो। जब किसी भी चीज़ को तुम जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ही निकलेगी, धुआं निकलता है ना जो।
ठीक है। इसके साथ साथ कुछ वाटर भी निकलता है। कभी कोई चीज़ जलाओ, देखो हाथ में चिपचिपा होने लगता है, वाटर निकलेगा ही निकलेगा। जल रही है तो भाई हीट तो निकलेगी ही ना, कोई चीज़ को जलाओगे तो हीट तो निकलेगी। ये ऐसे भी याद रहना चाहिए कि कंबसन रिएक्शन दिया है, कह रहा है हाइड्रोकार्बन को जलाओ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, पानी निकलेगा और क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लिए, मेथेन, CH4 क्या होता है, मेथेन। मेथेन की हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दी, तो तुम्हें सीधे पता होना चाहिए कि यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है, बनाओ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है, बनाओ पानी, वाटर। ठीक है। तो कंबसन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन में क्या लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट। इतना भी लिख दो का काम चल जाएगा, वरना लेकिन इसको भी लिख देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। CH4 प्लस ऑक्सीजन, 2 नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। CH4 ऑक्सीजन, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बन गया। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये वाला देखो, यहाँ लिखा है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, 4 मार्क्स का है। ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर दे देता है, तो हम इसको देख लेते हैं पहले। ठीक है। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमारे क्वेश्चन में ये पूछा था कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, 4 मार्क्स का। ठीक है। तो पहले हम ये जान लें कि एंजाइम्स होते क्या हैं। ठीक है। पहले हम ये जान लें कि एंजाइम्स होते क्या हैं। एंजाइम्स क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। ठीक है। एक्चुअली जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या है, एक तरीके के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। क्या है, कैटलिस्ट हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके के ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो अगर किसी चीज़ में पड़ जाए तो आग को और भड़का देते हैं, रिएक्शन को और ज़्यादा तेज कर देते हैं या धीमा कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि 2 लोगों में लड़ाई हो रही हो, ठीक है, मान लो कि पड़ोसी हैं, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक तीसरा पड़ोसी आया और गया बीच में और आग लगा दिया और तेज़ लड़ाई हो गई। तो जो तीसरा बंदा था आग को बढ़ाने वाला, उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट है। क्या है, कैटलिस्ट। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कैटलिस्ट का मतलब, कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे, मतलब रिएक्शन को और तेज कर दे या धीमा कर दे। ठीक है। तो बॉडी में क्या करते हैं ये एंजाइम्स, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तरीके होते हैं। ठीक है। जो क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन, जो फूड हम खाते हैं उसके डाइजेशन में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फूड के डाइजेशन में हेल्प करने के लिए ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या है, ये एक तरीके के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि बॉडी खुद से ही प्रोड्यूस करती है इनको। ठीक है। और क्या करते हैं, ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, यहाँ ये चीज़ नहीं लिखना था, बट हमने बता दिया कि एंजाइम्स होते क्या हैं। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। 2 फंक्शन लिख देना, थोड़ा बड़े हो जाएंगे। इनका सबसे पहला काम ये है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, ये सब क्या है, ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब ये होता है कि हम खाना खाते हैं, लेकिन हमारे बॉडी को ज़रूरत किसकी होती है, हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो क्या हम थाली में एक तरफ कार्बोहाइड्रेट, एक तरफ फैट, एक तरफ विटामिन्स, एक तरफ प्रोटीन्स लेके बैठते हैं क्या, कि हाँ ज़रा 2 प्रोटीन देना, 2 और क्या नाम से 1 कटोरी फैट दे देना, ऐसा तो नहीं होता है ना। खाना खाते हैं, उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं, जब वो बॉडी में जाता है, बॉडी में ये चीज़ें डाइजेस्ट होकर वो न्यूट्रिएंट्स निकल आते हैं, तब उसको ब्लड में डाल दिया जाता है। ठीक है। तो अभी हम जो खाना खा रहे हैं क्या है, वो कॉम्प्लेक्स है। जब ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं सिंपल। क्या हो जाएगा, वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका पहला फंक्शन ये है एंजाइम्स का, ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स फूड को जिसको हम खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, किसमें, सिंपलर वंस में, मतलब सिंपल कंपाउंड में। ठीक है। सिंपल कंपाउंड का मतलब कि एमिनो एसिड बन जाएगा, अलग चला जाएगा वो ठीक है, प्रोटीन अलग जा रहा है, फैट अलग जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट अलग जा रहा है। खाने से ये लोग उसको निकाल लेते हैं, जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो इसको सिंपल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है, एंजाइम क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को, किसमें, सिंपल फूड में। ठीक है। सो दैट दे कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेट बाय बॉडी, ताकि ये क्या हो जाए, अगर आप इतना भी लिख दोगे ना तब भी काम हो जाएगा। ठीक है। बॉडी हमारी क्या करती है, जब ये सिंपल फॉर्म में हो गई तब बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। खाने को थोड़ी एब्जॉर्ब करती है, चावल को, गेहूँ को, रोटी को, वो तो बाहर आ जाएगा।
जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे, प्रोटीन, विटामिन, ये सब उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो पहला काम क्या है, ये ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को किसमें, सिंपल वंस में, ताकि क्या कर दे, बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर दे। जैसे कुछ एग्जांपल देखो, एमाइलेज होता है। एमाइलेज क्या है, एक तरीके का एंजाइम है। ये क्या करता है, जो हम लोग स्टार्च खाते हैं, ठीक है, उसको किस में चेंज कर देता है, सिंपल शुगर में। ये चाहे तो हम पूरा सेंटेंस में लिख देते, लेकिन नहीं, आप एग्जाम में भी ऐसे ही दिखा के आओ, नंबर मिल जाएंगे पूरे पूरे। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। लाइपेज होता है एक एंजाइम, ये क्या करता है, ये फैट्स को फैटी एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, फैट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, फैटी एसिड क्या है, सिंपल कंपाउंड। ठीक है, तो लाइपेज क्या कर रहा है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, एमाइलेज ने स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया, लाइपेज ने फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट किया। और फिर होते हैं दो एंजाइम, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर देते हैं। पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या करते हैं, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या है एंजाइम्स का, एंजाइम्स क्या है, एंजाइम एक्ट्स एट बायोकैटलिस्ट। मैंने बताया था ये बायोकैटलिस्ट के जैसे काम करते हैं। इससे क्या होगा, ये डाइजेशन की प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है उसको क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। क्या करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं ताकि अच्छे से डाइजेशन हो पाए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, एंजाइम्स क्या हैं, एक तरीके के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि बॉडी में बनते हैं और वो क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं। इनके फंक्शंस को हम देख रहे थे। पहला फंक्शन हमने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि उसको बॉडी इजीली एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट कर ले, मतलब ब्लड में मिला ले। एसिमिलेट का मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट्स ब्लड में मिल जाए और यही ब्लड उनको लेकर के घुमाएगा पूरी बॉडी में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था एंजाइम्स का, एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या करते हैं, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा फंक्शन क्या है इसका, ये क्या है, ये जो है बायोकैटलिस्ट है एक तरीके का, तो इस जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर देता है। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये है 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग, डार्विनिज्म और लैमार्किज्म। ठीक है, कह रहा है डार्विनिज्म को और लैमार्किज्म को क्या करिए आप, ब्रीफली एक्सप्लेन करिए। 3 नंबर का है तो कम से कम आप 5-6 लाइन तो लिखोगे ही। ठीक है, और दिखा देखो, अब इस क्वेश्चन पे हम आ गए डार्विन वाले में। ठीक है, एक्चुअली डार्विन जो थे, ये जो है एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, पहले हम ये बोल देंगे कि डार्विनिज्म refers to the theory of evolution by natural selection which is given by चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन एक तरीके के साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इन्होंने एक थियोरी दी थी, उस थियोरी का नाम था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या कह दिया कि डार्विनिज्म रिफर्स टू द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन विच इज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स हाउ स्पीसीज चेंज ओवर टाइम एंड हाउ न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड। एक्चुअली पता है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है कि टाइम के साथ आप देखते हो नई नई स्पीसीज आती हैं। ठीक है, नई नई स्पीसीज कहने का मतलब ये है कि टाइम के साथ जो पहले स्पीसीज थी, पहले पता है, पहले बहुत, जब अर्थ पे एकदम चारों तरफ ठंड थी, पहले अर्थ एकदम ठंडी थी, बर्फ़ थी। ठीक है, आज की जैसे गर्मी नहीं थी। उस वक्त क्या होता था कि जो एनिमल्स होते थे वो बहुत बड़े बड़े, मतलब कि उनकी साइज होती थी और उनके शरीर पे खूब ढेर सारा बाल होता था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे अर्थ पे वार्म, मतलब गर्मी बढ़ने लगी। और जब बढ़ने लगी तो वो लोग क्या हुए कि एक्सटिंक्ट होते चले गए। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई वो उस तरीके के इन्वायरमेंट में खुद को ढाल नहीं सके। ठीक, या मैं ऐसे कहूँ, अच्छा एक बात बताओ, दूसरा एग्जांपल समझो, इसको छोड़ो। एक बात बताओ, अगर 10 लोग हैं, ठीक है, क्या है, 10 लोग हैं और मैं ऊपर से ब्रेड फेंकता हूँ 5, क्या फेंक रहा हूँ, 5 ब्रेड फेंक रहा हूँ। ठीक है, अब इन 10 में से क्या है कि 5-6 लोग बहुत मजबूत हैं और 4-5 लोग बड़े वीक हैं, कमज़ोर हैं। तो मैंने जो 5 ब्रेड फेंका, तो हो सकता है किसी ने 2 लपक लिए, किसी ने एक एक लपके। तो जो मजबूत लोग थे वो तो लपक लिए और लपक के खा गए, जो कमज़ोर थे वो बेचारे खा नहीं पा रहे हैं। ऐसे डेली हो रहा है।
तो धीरे धीरे क्या होगा, कमज़ोर मर जाएगा। और जो मजबूत है वही क्या होगा, आगे बढ़ेगा, वही जिंदा रहेगा, वही अर्थ पर सस्टेन कर पाएगा खुद को, उसी की एग्जिस्टेंस बनी रहेगी। बाकी जो नहीं कर पाया, जो खाना नहीं पा पाया अपने आप को, वो क्या हुआ, ऊपर जाता रहा। तो इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो सर्वाइव कर गया वही जिएगा, और जो सर्वाइव नहीं कर पाया इस अर्थ पे, मतलब जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जो उसके अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट कर ले रहा है, खुद को ढाल ले रहा है, वो तो जिंदा रहेगा, बाकी सब क्या होंगे, लुढ़क जाएंगे। ठीक है, आओ देखते हैं क्या लिखा है। इट एक्सप्लेन्स हाउ स्पीसीज चेंज ओवर टाइम एंड हाउ न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड। कह रहा है कि ये थ्योरी हमें बताती है कि कैसे टाइम के साथ स्पीसीज मतलब जो अलग अलग तरीके के हमारे आसपास जीव दिखते हैं। ठीक है, तो इट एक्सप्लेन्स हाउ स्पीसीज चेंज ओवर टाइम एंड हाउ न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड। कैसे एक स्पीसीज समय के साथ चेंज होती जाती है, क्योंकि आसपास के जो उसका एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है, तो उसके साथ वो भी चेंज होती है। और इसी चेंजिंग के साथ क्या होता है, एक नई स्पीसीज बनती है, एक नई प्रजाति बनती है। ठीक है, फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द पॉपुलेशन हैज वेरिएशंस ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स विल एबल टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट विच विल परफेक्टली फिट इन द एनवायरनमेंट सिचुएशंस। मैंने कहा था ना कि वही फिट हो पाएगा यहाँ पर, वही अपने आप को एग्जिस्टेंस मेंटेन कर पाएगा जो कि उस बदलते इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट कर ले। तो यहाँ यही लिखा है, द पॉपुलेशन हैज़ वेरिएशंस ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स विल एबल टू सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट विच विल परफेक्टली फिट इन द इन्वायरमेंटल सिचुएशंस। इसका एक एग्जांपल देखो, कोरोना में बहुत सारे लोग मर गए, क्यों, क्योंकि वो उस चीज़ को झेल नहीं पाए, जो हमारे आसपास इन्वायरमेंट में चेंज हुआ था उसको झेल नहीं पाए, लुढ़क गए। और जो लोग अपने आप को सर्वाइव करा पाए वो आज जिंदा है। ठीक है, तो ये देखो ना, द पॉपुलेशन हैज़ वेरिएशंस ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विल एबल टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट विच विल परफेक्टली फिट इन द एनवायरनमेंट सिचुएशन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया डार्विनिज्म के बारे में। इसको मैं ऐसा पूरा कर दे रहा हूँ, ठीक हो गया। अब देखो उसी क्वेश्चन में लैमार्क के बारे में बोला था, तो लैमार्किज्म क्या होता है, इसमें भी 3 मार्क का है। तो मैंने कहा भाई इस थ्योरी को दिया कौन है, पहली बात तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जीन बैप्टिस्टे, जो भी है बैप्टिस्ट हैम सॉरी लैमार्क। ठीक है, इस थ्योरी को किसने दिया था, जीन बैप्टाइट लैमार्क ने। ठीक है, ये थ्योरी क्या दिए थे, इन्होंने ये कहा कि देखो हम बताते हैं एक चीज़, कह रहा है ऑर्गेनिज्म कैन पास ऑन फिजिकल चेंजेस दैट दे एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या कि पहले जिराफ ना बड़े छोटे छोटे होते थे, इनका एग्जाम्पल भी यही था, जिराफ पहले बड़े छोटे छोटे होते थे, लेकिन जब ये खाना खाने की बारी आई, इनकी गर्दन इतनी मतलब ऐसी थी कि ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती थी। ठीक, और जब ऊपर भी देखते थे तो ऊपर भी इनकी गर्दन नहीं पहुंच पाती थी, क्यों, क्योंकि पहले इनकी गर्दन बड़ी छोटी होती थी, पैर लंबे होते थे, गर्दन छोटी होती थी। तो भाई पैर लंबे हैं तो कैसे ज़मीन पे मुँह जाएगा, खा ही नहीं पाएंगे घास। गर्दन छोटी है तो बहुत ऊपर तक पेड़ पे खाना भी नहीं खा पाते थे। ठीक है, मैंने क्या कहा, जिराफ है, पैर बहुत लंबे थे उसके पहले, लेकिन उसकी गर्दन बड़ी छोटी थी। पैर लंबे थे तो घास की तरफ बेचारे का मुँह ही नहीं पहुँच पाता था, ऊपर गर्दन छोटी थी तो बहुत ऊपर पेड़ तक खा नहीं पाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोग अपनी गर्दन को ऐसे कोशिश करते थे ऊपर खाने की, नीचे की तूर तानने की, धीरे धीरे इनकी गर्दन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और एक टाइम ऐसा आया कि इनकी गर्दन बढ़िया से बढ़ गई। ठीक है, तो इन्होंने वही कहा कि ऑर्गेनिजम्स कैन पास ऑन फिजिकल चेंजेस दैट दे एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ टाइम। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, जो उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं ना, ठीक है, जो उसके पूरे टाइम में फिजिकल चेंज का मतलब उसके बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, वो क्या कर सकता है, अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकता, मतलब उसके बच्चों में खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाता है। अब देखो सबके सब लंबे जिराफ पैदा हो रहे हैं, सबकी गर्दन लंबी है, तो कह रहा है ऑर्गेनिज्म कैन पास ऑन फिजिकल चेंजेस दैट दे एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ टाइम। फिर क्या कह रहा है, इन्वायरमेंटल चेंजेस लीड टू न्यू नीड्स। अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो वो नई नई ज़रूरतें पैदा करता है। ठीक है, विच कॉज ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप न्यू ट्रेड्स। ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी नीड होगी वो भी चेंज हो जाएगी। जब नीड चेंज हो जाती है तो हमारे अंदर नए नए ट्रेड्स डेवलप होते हैं। जैसे जब उसका जिराफ के इन्वायरमेंट क्या है, चेंज है, उसको भाई खाना नहीं मिल रहा है तो अपनी गर्दन को क्या करने लगा, बड़ा करने लगा, तो उसके अंदर क्या है, नई चीज़ डेवलप हो गई।
ठीक है। जैसे इंसान पहले क्या थे, जब पहले धरती पे पूरी ठंडी थी तो हम लोग के पहले बड़े बड़े बाल होते थे, बड़े बड़े कान होते थे, लेकिन जब धीरे धीरे गर्मी आने लगी तो पता है क्या हुआ, हमारे बाल खत्म होते गए। हमारे बाल क्या हुआ, हमारी बॉडी एक अलग तरीके से डेवलप हुई, हमारे बाल खत्म होते चले गए। ठीक है, क्योंकि भाई तब ठंड थी तो शरीर को ढकने के लिए कुछ चाहिए था, तो बाल बहुत बड़े बड़े होते थे, भालू की जैसे। लेकिन गर्मी आ गई तो बाल कम होते चले गए। आज तो देखो कुछ लोगों के शरीर पे बाल ही नहीं होते हैं। तो वही कह रहा है कि इन्वायरमेंटल चेंज लीड टू न्यू नीड्स विच कॉज ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप न्यू ट्रेड्स। ठीक है, तो हमने पहले ये बताया कि कौन इस थ्योरी को दिया है, फिर जो दो चीज़ें थी उसको हमने बता दिया, एग्जाम्पल दे दिया जिराफ का। 3 नंबर मिल गए। ठीक है।